हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये हमारे 85 इम्पॉर्टेंट टॉपिक का टॉपिक नंबर है 17 एंड 18, आयनिक इक्विलिब्रियम। इससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम हो चुका है, एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम करके ही दिया था, ठीक है, एक ही चैप्टर में सब दे दिया है। लेकिन मैं आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम अलग अलग इसका वीडियो बनाया हूँ। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। और हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है 17 और 18 है। इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ही क्वेश्चन आएगा। 2023 में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो अब की इस बार आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे एसिड और बेस पढ़ेंगे। तो एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग तीन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, और है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, और तीसरा है लुईस एसिड एंड बेस, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा, बताओ कौन सा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस है, या ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग कौन एसिड बेस है, या पूछ लेता है कौन सा लुईस एसिड या बेस है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पहले आता था, अब बहुत कम चांस है, लेकिन 2022 में आया था, ठीक। तो क्वेश्चन आ सकता है, एक आध क्वेश्चन तो कभी 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 दे देता है। तो चलो देख लेते हैं, किसे हम लोग आर्हेनियस एसिड बोलेंगे, किसी आर्हेनियस बेस बोलते हैं, ठीक है। आर्हेनियस एसिड और बेस की हम लोग बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ये लाइन याद किए रहना, जब हम लोग आर्हेनियस एसिड या बेस की बात करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, एक्वस होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए। एसिड किसे बोलेंगे, जो आसानी से H प्लस दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। और जो OH आयन देगा इजली उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, हमारा जो HCl होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। थोड़ा देखो ये चेंज हो गया है, इसको मैं सबसे सेट कर देता हूँ। इसको यहाँ पे होना चाहिए और ये यहाँ पे होगा, ठीक। तो देखो, ये हमारा जो है HCl क्या है, एक आर्हेनियस एसिड है, क्योंकि क्या कर सकता है, ये इजली H प्लस दे सकता है। यहाँ से देखो H प्लस इजीली निकल जाएगा HCl से, तो ये हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया, आर्हेनियस एसिड। और यहाँ से देखो OH जो निकल सकता है OH माइनस इजीली, इसलिए हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस। इनके अकॉर्डिंग हम लोग किसे एसिड बोलेंगे, किसे बेस बोलेंगे। बोला कि अकॉर्डिंग दिस थ्योरी एसिड इज द सबस्टेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए हाइड्रोजन आयन। वही जो आर्हेनियस बोले थे, ऐसे सेम यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि वो सबस्टेंस जो H प्लस इजली दे देते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। एंड बेस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो H प्लस इजली एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो आर्हेनियस थे H प्लस और OH को लेकर कॉन्सेप्ट बनाए हैं, जबकि ब्रॉन्स्टेड ने H प्लस से ही अपना कॉन्सेप्ट बना दिया। उन्होंने बोला कि जो H प्लस इजली दे देते हैं उन्हें हम लोग एसिड बोलेंगे, और जो H प्लस इजली एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। बोल रहे हैं इस तरह से एसिड बेस पेयर दैट डिफर ओनली बाई वन प्रोटॉन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जो एसिड बेस पेयर होते हैं, एसिड और बेस पेयर एक दूसरे से केवल किससे डिफर करते हैं, केवल वन प्रोटॉन से डिफर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, एग्जाम्पल याद कर लो, जैसे HF है, अभी ये क्या एक एसिड है, HF एक एसिड है, लेकिन देखो यहाँ से H प्लस निकल गया, H प्लस इजिली यहाँ से निकल गया है, तो बना क्या है, F माइनस, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या हमारा कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो देखो दोनों एक दूसरे से कितने से डिफर कर रहे हैं, केवल एक H प्लस से। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, पूछ लेता है कि पहचानो कौन से कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट एसिड कौन है, ये हमारा है, कॉन्जुगेट बेस कौन है, ये है। तो कॉन्जुगेट और एसिड और बेस में कितने का डिफरेंस होता है, केवल एक H प्लस का, केवल एक H प्लस का, ठीक है। देखो आगे दिया है सी पॉइंट, स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड। कोई स्ट्रॉन्ग अगर ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो उसके पास जो बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस, वो कैसा होगा, वीक होगा। या हम लोग उल्टा इसका बोल सकते हैं कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। जैसे HI देखो, HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इसका जो बेस होगा कॉन्जुगेट, देखो एसिड का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है, तो कैसा होगा, वीक होगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, देखो CH3COOH है, ठीक है, ये हमारा वीक एसिड है, ठीक है। अब इसका हम लोग बनाते हैं कॉन्जुगेट, देखो एसिड एसिड है तो इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, तो ये देखो निगेटिव चार्ज वाला हमारा कॉन्जुगेट बेस हो गया। और दोनों डिफर देखो कर रहे हैं कितने से, एक H प्लस से केवल, ठीक है। तो ये वीक एसिड है, तो जो बेस बनेगा उसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे देगा, बताओ कौन सा सही है। तो जो वीक होगा एसिड तो उसका जो बेस बनेगा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा, एसिड बनेगा, वो वीक होगा, ठीक है। लुईस एसिड हम लोग किसे बोलेंगे, या लुईस बेस किसे बोलते हैं, लुईस एसिड या लुईस बेस
किसे हम लोग बोलेंगे? तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, उसे बोलते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजिली एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हमारा AlCl3 है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लुईस बेस। जैसे NH3 क्या है, एक लुईस बेस है। देखो यहाँ पे लिखा है कि जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, एसिड बोलते हैं, और जो डोनेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ओके, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या बोलते हैं, KW। KW इक्वल टू, पढ़ लो, KW इक्वल टू होता है H+ और OH-, ठीक है। इसको याद कर लेना, ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सॉरी इसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ही बोलते हैं, KW बोलते हैं। KW इक्वल टू होता है, और अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट होता तो, ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम लोग बोलते हैं KW बोलते हैं, इसी लिखते हैं H+ और OH-, ठीक। और इन दोनों में रिलेशन जो होता है H+ और OH- में, मैं बोलूँ तो दोनों बोल सकते हो इस तरह से होते हैं। H+ का जो कंसनट्रेशन होता है उतना ही कंसनट्रेशन OH- का होता है, ठीक है, और इक्वल टू होता है 10⁻⁷ होता है। और देखो यहाँ पे लिखा भी है, दोनों कंसनट्रेशन दिखा, बोला है कि अगर प्योर वाटर है तो दोनों का कंसनट्रेशन क्या होगा, इक्वल होता है, और कितना होता है, 10⁻⁷ होता है। और KW की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 10⁻⁴ होती है। ओके, बोल रहा है कि कोई एसिडिक सोल्यूशन अगर है तो उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन का या हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन OH से ज़्यादा होगा। यदि न्यूट्रल है तो दोनों का सेम होगा, और बेसिक है तो हमारा OH ज़्यादा होगा, ठीक है। pH स्केल हम लोग पढ़ने वाले हैं। pH स्केल क्या होता है, देखो pH स्केल हम लोग निकालते हैं, मीन्स pH निकाल लेते हैं, किसी का POH निकाल लेते हैं, ठीक है। pH और POH हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला होता है pH + POH, इसको याद कर लेना। PKW इक्वल टू pH होता है प्लस POH होता है, और ये वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। किस टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे। ओके, इस वाले फार्मूले को याद किया रहना। pH, मान लो हमको pH पता होता है तो हम लोग POH निकाल लेते हैं, POH पता होता है तो pH निकाल लेते हैं यहाँ से घटा करके, ठीक है, या PKW कर लेते हैं। PKW का वैल्यू टोटल 14 होता है, ठीक है। देखो pH कैसे निकालते हैं, एक चीज़ और याद करो कि हाइड्रोनियम आयन को हम लोग लिख सकते हैं H+। हाइड्रोनियम आयन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H+ लिख सकते हैं, ठीक है। और फार्मूला जो हम लोग का pH निकालने का होता है, pH इक्वल टू होता है -log H+ या हाइड्रोनियम आयन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है यही चीज़, ठीक है। pH इक्वल टू होता है -log H+, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन, H+ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इसलिए लिखा है कि, या एक फार्मूला और होता है, मान लो तुमको pH निकालना है, ठीक है, और H+ पता है तो इस वाले फार्मूला लगाओगे, ठीक है। और तुमको pH पता है और ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 10⁻⁻ pH ले देंगे। कोई बोला कि किसी का pH है 5 और हमको H+ कंसनट्रेशन बताओ, तो मैं लिखूंगा H+ का कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁵, बस यही हमारा वैल्यू आ गया, आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे बता सकते हो, ठीक। इसी तरीके से यदि हम लोग POH की बात करें तो pH की जब बात कर रहे थे हम लोग क्या बोलते थे, -log H+, ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो POH की क्या होगा, POH इक्वल टू बस माइनस यहाँ पे OH कर दो, सेम ऐसे ही करना है जैसे हम लोग उसके लिए करते थे। और मैं बोलूँ कि तो बताओ अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन चाहिए तो कितना बताओगे, तो बोलोगे 10⁻⁻POH, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन है, ठीक है। ये सब फार्मूला था, याद कर लो, ये अभी जरूरी होगा, जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तब काम आएगा, ठीक है। देखो नोट में मैं कुछ लिखा हूँ पॉइंट, हम लोग जानते हैं बहुत पहले से, हर एक जगह काम आता है, जितना भी हम लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहीं भी पढ़ेंगे सब जगह काम आता है। एसिड बेस की अगर बात हो तो यदि pH की वैल्यू कम हो रही है, मीन्स बोलते हैं ना pH की वैल्यू कम हो रहा है, pH कम है तो मीन्स एसिडिटी बढ़ता है, H+ की वैल्यू बढ़ती है। H+ बढ़ना मीन्स क्या है, एसिडिटी बढ़ना, एसिडिटी बढ़ रहा है, ठीक है, एसिडिटी बढ़ रहा है। और तो POH भी बढ़ता है, ठीक है, जबकि OH की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ पे मैं चीज़ें और कुछ बढ़ा दे रहा हूँ, देखो यदि pH की वैल्यू कम हो रहा है तो H+ की वैल्यू बढ़ रहा है, ये ठीक है, और Ka की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन pKa की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और देखो यहाँ पे POH का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, और OH की वैल्यू कम हो रही है, मीन्स Kb की वैल्यू कम हो रही है, pKb की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। इसको याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और H+ का बढ़ना मतलब क्या है, एसिडिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ये हर जगह काम आता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। साल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या पढ़ेंगे,
बोल रहा है कि साल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोग किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं उसका साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, डज नॉट अंडरगो साल्ट हाइड्रोलिसिस। इस लाइन को याद कर लेना, ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ एग्जाम्पल दे करके कि बताओ किसका साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस उनका साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। द पीएच ऑफ CH3COONA, ठीक है, ये बताओ किसका साल्ट है, ये जो सोडियम एसीटेट है ये किसका साल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बेस का। Na क्या हमारा, Na सोचो Na कहाँ से आया होगा, किसी स्ट्रॉन्ग बेस से। Na कहाँ से आएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ से आया है, तो ये जो हो गया साल्ट किसका, एक स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो देखो स्ट्रॉन्ग जो एसिड होते थे या साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये साल्ट है एक स्ट्रॉन्ग बेस का, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ऐसे एग्जांपल पूछेगा बताओ इसका क्या हाइड्रोलिसिस होगा, नहीं होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, कैसे साल्ट हैं, ये जो साल्ट है एक स्ट्रॉन्ग एसिड का है, जो Cl आया है कहाँ से आया है, HCl से आया है, तो इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो याद कर लेना इनका जो pH होता है, ये बेस है तो इसका pH क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। देखो लिखा है आपकी मोर देन 7, ओके। इसी तरीके से इसका pH कितना होगा, इसका pH 7 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एसिड था, 7 से कम होगा। तो फार्मूला जो आएगा pH इक्वल टू, मान लो कि बोल दिया फार्मूला pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। इंपॉर्टेंट है किसका pH निकालने के लिए, वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट का। कोई साल्ट होगा वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट का pH हम लोग किस फार्मूले से निकालते हैं, ये वाला फार्मूला pH इक्वल टू 7 + ½ pKa - pKb। देखो 2021 में आया था डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है, इस साल में सेलेक्ट भी नहीं हुआ था, ठीक है। और ये क्वेश्चन मुझे आ भी नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि ये वाला फार्मूला मेरे दिमाग में जा नहीं रहा था। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, ठीक है। इसी से देखो ये हमारा क्या है, pKb की वैल्यू बोला है कितना है, इतना है। pKa की वैल्यू जो बोला है कितना है, इतना है। बोला है कि pKb ऑफ डाई मिथाइल एमाइन, एमाइन है लेकिन डाई मिथाइल एमाइन है। देखो एमाइन मीन्स NH हो गया और यहाँ से एक CH3 इधर से, तो डाई मिथाइल एमाइन, pKb ऑफ डाई मिथाइल एमाइन एंड pKb ऑफ डाई मिथाइल एमाइन एंड pK ऑफ एसिटिक एसिड, इतना दिया गया था, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द pH ऑफ द डाईमिथाइल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए बताओ एक करेक्ट pH की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, डाईमिथाइल अमोनियम एसीटेट, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनियम एसीटेट के लिए हमको pH बताना है, तो इस वाले फार्मूले से वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा। देखो pH इक्वल टू यहाँ पे 7 हो गया, हाफ pKa की वैल्यू दिया है कितना, यहाँ पे दिया 4.77 और इसमें से घटा दोगे तो इसको लगा देता हूँ मैं, देखो कैसे लगाओगे। यहाँ पे pH इक्वल टू लिखोगे 7, ठीक है, प्लस हाफ हो गया, इसका वैल्यू दिया 4.77 माइनस 3.27, इसको घटा दो तो घटाओगे कितना आएगा, देखो यहाँ पे 7 में से 7 गया तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा, ओके। 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, 1.5 है, और यहाँ पे 7 है प्लस, इसको काटोगे तो आ जाएगा कितना, 0.75, तो आ गया आंसर हमारा सी वाला। तो इससे लगाना था, ठीक है। अब बफर सोल्यूशन, ये जो टॉपिक्स है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। बफर सोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बताओ। तो बफर सोल्यूशन हमारा क्या होगा, बफर सोल्यूशन विच रजिस्ट चेंज इन pH। बफर सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो रजिस्ट करते हैं चेंज इन pH में। कब, या तो हम लोग कोई डाइल्यूशन करते हैं या कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालते हैं, ठीक है। बफर सोल्यूशन में, बफर सोल्यूशन एक कोई सोल्यूशन होता है जो अपने pH में जो चेंजिंग होती है उसका रजिस्ट प्रोवाइड करता है, कि चेंज नहीं होने देता है। कब चेंज नहीं होने देगा, जब हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालें तो एक फार्मूला होता है हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन पूछते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हेंडरसन इक्वेशन किसके लिए होता है, एसिडिक बफर के लिए होता है और बेसिक बफर के लिए होता है। हेंडरसन इक्वेशन किसके लिए होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर के लिए होता है। फार्मूला दोनों का लगभग सेम ही है, फार्मूला सेम ही है। देखो ये सब चीज़ें सेम रहेगी, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, बाकी चीज़ें सब कुछ सेम है, ठीक है। देखो बोला जाता है कि हम लोग का बफर सोल्यूशन होता है, मेनली हम लोग 2 टाइप का पढ़ते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में हमारा वीक एसिड होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, याद कर लेना। एसिडिक बफर में क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। बेसिक बफर में वीक बेस होना चाहिए, ठीक है। जो वीक वाला पार्ट है उसी के आधार पे नाम दिया गया है। तो बोला कि एसिडिक बफर जो होता है उसमें क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है जो कंटेन करता है वीक एसिड, और जो साल्ट होता है किसका होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का। याद किए रहना,
वीक एसिड होता है एसिडिक बफर में, और साल्ट किसका होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का। डायरेक्ट ऐसे एग्जांपल अभी देखोगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें पूछा रहता है कि बताओ इसमें से कौन सा है जो एसिडिक बफर नहीं है, या कौन सा एसिडिक बफर है, कौन सा बेसिक बफर है, कौन सा बेसिक बफर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो बोला कि एसिडिक बफर ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग का एक एक्वस सोल्यूशन होता है वीक एसिड का, एंड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट्स एज एसिडिक बफर। जैसे ये हमारा क्या है बताओ, ये वीक एसिड हो गया, और ये जो साल्ट है किसका, एक स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो ये हमारा कैसा हो गया, एक एसिडिक बफर हो गया, ठीक है। तो पीएच कैसे निकालते हैं या पीके कैसे निकालते हैं, कोई भी वैल्यू इसमें से कैसे निकाल सकते हैं, या इसका रेशियो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी पीएच इक्वल टू है, यहाँ पे भी पीओ एच है, ठीक है। ये बेसिक बफर है, तो एसिडिक बफर के लिए हम लोग पीएच निकालते हैं और बेसिक बफर के लिए पीओएच निकालते हैं। मान लो पीएच निकल गया और यहाँ से हमको पीओएच पूछा होता तो कैसे निकालते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या, 14। इस वाले फार्मूले से निकाल लेना, पीएच निकाल लेना, फिर यहाँ से घटा देना तो पीओएच आ जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पे देखो पीओएच निकाल लेंगे, और जब पीएच निकालना मान लो यहाँ से निकालना रहेगा बेसिक बफर का, तो कैसे निकालेंगे, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, ये वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। देखो बेसिक बफर बोला है क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, एक एक्वस सोल्यूशन होगा किसका, वीक बेस का, देखो लिखा है एक वीक बेस होता है, एंड साल्ट किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बेसिक बफर। जैसे देखो ये जो साल्ट है ये क्या हमारा एक साल्ट है किसका, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का है। देखो एस जो Cl है कहाँ से आया होगा, HCl से आया होगा ना, तो ये साल्ट किसका हो गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का हो गया, ठीक है। जबकि ये जो बेस है हमारा एक वीक बेस है, ये कैसा है, एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो फार्मूला में यहाँ पे लिखेंगे, देखो तो एसिड के लिए जो हम लोग निकलते हैं एसिडिक बफर के लिए, तो पीएच इक्वल टू लिखते हैं PKA, एसिडिक बफर था इसलिए PKA हो गया, और यहाँ पे नीचे एसिडिक था तो इसलिए एसिड लिखे, यहाँ पे साल्ट ही रहेगा। जैसे अब यहाँ पे बेसिक बफर है, बेसिक के लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, POH निकाल रहे हैं, और यहाँ पे बेस है तो इसलिए बी किए हैं, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, बेस लिखे हैं, ठीक है। ये सब फार्मूला सॉल्व करके आता है, लेकिन अब इतना हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, बस फार्मूला याद करो और क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे। एक होता है सोल्युबिलिटी को हम लोग एस से शो करते हैं, और एक होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं KSP, ठीक है। ये दो पॉइंट याद कर लेना, अभी मैं लिख दूंगा कहीं पे, ठीक है। तो बोला कि पहले बताओ स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट किसे बोलते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट मीन्स जिसकी सोल्युबिलिटी बहुत कम हो, ऐसा सॉल्ट जो सोल्यूबल ही ना हो उसे बोलते हैं स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। बोला कि सॉल्ट हैविंग सोल्युबिलिटी की वैल्यू, किसी की कोई ऐसा सॉल्ट जिसकी सोल्युबिलिटी की वैल्यू 0.1 से भी कम हो उसे हम लोग बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, मीन्स वो मतलब सोल्यूबल ही नहीं है, ठीक है। देखो याद कर लेना KSP को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, सोल्युबिलिटी, इसको हम लोग सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सोल्युबिलिटी जिसकी अच्छी रहेगी वो उतना ही अच्छा सोल्यूबल होगा। सोल्युबिलिटी जो होती है जिसका जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा, ठीक है। और सोल्युबिलिटी एक तरह से मान सकते हो हम लोग क्या है, मोलैरिटी ही है। फार्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए सोल्युबिलिटी क्या हमारी मोलैरिटी ही होती है, ठीक है। देखो अगर कभी भी सोल्युबिलिटी निकालने के लिए बोल दिया और तुमको नंबर ऑफ मोल दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तो जान जाना वो क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, इसको दिमाग में रखे रहना, ठीक है। तो बोल रहा है कि मान लो कोई स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है, ठीक है, जो क्या है स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है, और फार्मूला साल्ट का फार्मूला क्या है, MX और XY है, और मोलर सोल्युबिलिटी क्या है, यस है। तो बताओ KSP क्या होगा, तो हम लोग कैसे बताते हैं, याद कर लेना। अगर MX YX टाइप का कोई भी है कंपाउंड, ठीक है, तो कभी भी KSP अगर निकालना होता है तो हम लोग बोलते हैं KSP इक्वल टू X का X प्लस X का X और मल्टीप्लाई Y का Y, और यस के ऊपर X प्लस Y कर देना, ठीक है। बस इतना करना, ये फार्मूला होता है, ठीक है, सोल्युबिलिटी KSP निकालने के लिए। मान लो KSP तुमको दिया है, सोल्युबिलिटी निकालना हो तब भी यही फार्मूला निकाल के हम लोग निकालेंगे। मान लो सब कुछ दे दिया, बोला KSP इतनी है, उसकी सोल्युबिलिटी बताओ इस वाले फार्मूले की, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से रख के निकालेंगे, ठीक है। बोला कि जो सोल्युबिलिटी होती है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो हमारा सोल्युबिलिटी होता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है। प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, देखो कॉमन आयन बढ़ने से सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, याद कर लेना। कॉमन आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्युबिलिटी, ठीक है। और नेचर ऑफ सोल्यूट कैसा है नेचर, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सोल्युबिलिटी डिपेंड नहीं करता किस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, इस चीज़ पे डिपेंड
नहीं घटता सोल्यूबिलिटी। क्वेश्चन जैसे देखो पूछ रहा है कि ये बताओ इसकी फॉलोइंग रिएक्शन दिया गया है, द KSP ऑफ AgCO कितना होगा, इसकी बोला कि KSP कितना होगा, ठीक है, KSP हमसे पूछ रहा है। तो देखो अभी मैं बताया था KSP निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, KSP निकालने के लिए सबसे पहले बोलेंगे कि ये बताओ इस वाले रिएक्शन में कुछ मिसिंग है, ठीक है, इसमें सोल्यूबिलिटी नहीं दिया है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में सोल्यूबिलिटी दिया नहीं, ये शायद आधा क्वेश्चन आ पाया, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आया नहीं जब मैं प्रिंट किया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया। चलो अभी जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे मैं बता दूंगा कैसे निकालना होता है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे करोगे। देखो ये क्वेश्चन तो गायब हो गया, इसको चलो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा इसका, ये क्वेश्चन था वहाँ से मैं प्रिंट पिक किया लेकिन पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाया, ठीक है, तो इसको क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा। देखो कुछ एग्जाम्पल रहेगा, जैसे बोलेगा कि बताओ कोई कंपाउंड है, कंपाउंड ऐसे बोलेगा, मान लो CaCl2 है, ठीक है, CaCl2 में तो डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, तो बताओ इसका KSP क्या होगा, KSP। तो ये बताओ किस टाइप का है, ये साल्ट किस टाइप का है, XY2 टाइप का है ना, देखो XY2 टाइप का। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़ के आए थे, X का X इंटू Y का Y, ठीक है, और यहाँ पे S लिखते थे और X प्लस Y करते थे, ठीक है, X प्लस Y। तो देखो ये किस टाइप का है, ये XY2 टाइप का है। अब देखो X का X कितना है, यहाँ पे X का, इसको मैं ऐसे लिखता था, X का X और Y का Y था। देखो फार्मूला हमारा क्या था यहाँ पे, MX टाइप का, सॉरी MX और XY था। इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, मैं M कह लेता हूँ, A और B लेता हूँ, A और B, A का X और यहाँ पे B का Y, ठीक है, A का X और B का Y है। तो इस टाइप का कुछ है। तो देखो A हो गया हमारा कैल्शियम, A हो गया, और क्लोरीन का हो गया हमारा B हो गया। Ca पे यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो हमारा X का वैल्यू 1 हो गया और Y का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। तो देखो X की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मैं लिखूँगा 1 पे 1, 2 पे, Y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 पे 2, और S का वैल्यू S ही लिख दो, और X प्लस Y, S का वैल्यू 1 है और Y का वैल्यू कितना है 2 है। तो देखो कितना आ गया 4, 2 का 2 कितना होगा 4 हो गया, S³ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से KSP आ गया, ठीक है। तुमसे S पूछेगा तो S बता ले जाओगे इजली, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसको तुम लोग पहले बताना फिर मैं बताऊँगा। इसका बताओ इस तरह से आता, मान लो A3 B3 और Z3 इस तरीके से होता तो क्या करते, ठीक है। इस तरीके से होता तो सोचो, यहाँ पे 3 मैं तो 2 ही लिखे बताया, लेकिन यहाँ पे 3 होता तो क्या करते। तो सोचो ये मान लो X था, ऐसे मान लो AX है, B Y है, और इसको मैं Z ना लिख के C लिख देता हूँ, रुको 1 मिनट, यहाँ पे C में कर दूँ, यहाँ पे मान लो C भी 3 था, तो यहाँ पे C3 है, मान लो इसको तुम करते कि C है, ये Z है, ठीक है। तो फार्मूले में अभी हम लोग क्या कर रहे थे, X का X कर रहे थे, Y का Y कर रहे थे, और ठीक है इतना करके S करके मैं X प्लस Y कर देता था, ठीक है, यदि 2 लोग इतना होते तो। लेकिन यहाँ पे 3 लोग हैं तो क्या करूँगा, X का X, Y का Y, Z का Z कर दूंगा, और S पे X प्लस Y प्लस Z कर दूंगा, ठीक है। बस सबको लिख दो, कितना 3 पे 3, यहाँ पे भी 3 पे 3, 3 पे 3 हो गया, और S 3 3 6 3 3 6 6 3 9 हो गया। बस ये हमारा आंसर होगा, इसको सॉल्व कर लोगे पूरा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करना है, देखो इसके क्वेश्चन करोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी देखे ख़त्म करना, कुछ था नहीं ज़्यादा इसलिए मैं कुछ बताया नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तब मज़ा आएगा। इसका क्वेश्चन का वीडियो अच्छे से देख लेना, वहाँ पे ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन इस बार आना मतलब एकदम है, निश्चित है कि क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। और बहुत ही ईजी आएगा क्वेश्चन, और पूरा ट्रिक से इसको अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे। तो इसका वीडियो आंसर वाला जो क्वेश्चन का मैं कराऊंगा उसको एक बार देख लेना, और उसको अच्छे से रिवाइज करना। 40-50 क्वेश्चन हैं सब, ठीक है। और क्वेश्चन मैं सब कराऊंगा नहीं, कुछ करा के 2-3 टाइप का क्वेश्चन जो कराऊंगा मैं, फिर उसी टाइप का और क्वेश्चन था वो तुम लोग होमवर्क में रहेगा, उसको खुद कर लेना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये हमारे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का टॉपिक नंबर है 17 और 18।
आयनिक इक्विलिब्रियम, इससे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम हो चुका है, एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम करके ही दिया था, ठीक है, एक ही चैप्टर में सब दे दिया है, लेकिन मैं आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम अलग अलग इसका वीडियो बनाया हूँ। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, और हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है 17 और 18 है। इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ही क्वेश्चन आएगा, 2023 में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो अब की इस बार आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे एसिड और बेस पढ़ेंगे। तो एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग 3 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, और है ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, और तीसरा है लुईस एसिड एंड बेस, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा, बताओ कौन सा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस है, या ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग कौन एसिड बेस है, या पूछ लेता है कौन सा लुईस एसिड या बेस है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पहले आता था, अब बहुत कम चांस है, लेकिन 2022 में आया था, ठीक। तो क्वेश्चन आ सकता है, एक आध क्वेश्चन तो कभी 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 दे देता है। तो चलो देख लेते हैं, किसे हम लोग आर्हेनियस एसिड बोलेंगे, किसी आर्हेनियस बेस बोलते हैं, ठीक है। आर्हेनियस एसिड और बेस की हम लोग बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ये लाइन याद किए रहना। जब हम लोग आर्हेनियस एसिड या बेस की बात करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, एक्वस होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए। एसिड किसे बोलेंगे, जो आसानी से H+ दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। और जो OH आयन देगा इजली, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, हमारा जो HCl होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। थोड़ा देखो ये चेंज हो गया है, इसको मैं अब सेट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे होना चाहिए और ये यहाँ पे होगा, ठीक। तो देखो, ये हमारा जो है HCl क्या है, एक आर्हेनियस एसिड है, क्योंकि क्या कर सकता है, ये इजली H+ दे सकता है। यहाँ से देखो H+ इजली निकल जाएगा HCl से, तो ये हमारा क्या हो गया, एसिड हो गया, आर्हेनियस एसिड। और यहाँ से देखो OH जो निकल सकता है, OH- इजली, इसलिए हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस। इनके अकॉर्डिंग हम लोग किसे एसिड बोलेंगे, किसे बेस बोलेंगे। बोला कि अकॉर्डिंग दिस थ्योरी एसिड इज द सबस्टेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए हाइड्रोजन आयन। वही जो आर्हेनियस बोले थे, ऐसे सेम यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि वो सबस्टेंस जो H+ इजली दे देते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। एंड बेस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो H+ इजली एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो आर्हेनियस थे H+ और OH को लेकर कॉन्सेप्ट बनाए हैं, जबकि ब्रोंस्टेड ने H+ से ही अपना कॉन्सेप्ट बना दिया। उन्होंने बोला कि जो H+ इजली दे देते हैं उन्हें हम लोग एसिड बोलेंगे, और जो H+ इजली एक्सेप्ट कर लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। बोल रहे हैं इस तरह से एसिड बेस पेयर दैट डिफर ओनली बाई 1 प्रोटॉन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जो एसिड बेस पेयर होते हैं, एसिड और बेस पेयर एक दूसरे से केवल किससे डिफर करते हैं, केवल 1 प्रोटॉन से डिफर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, एग्जाम्पल याद कर लो, जैसे HF है, अभी ये क्या है, एक एसिड है, HF एक एसिड है, लेकिन देखो यहाँ से H+ निकल गया, H+ इजीली यहाँ से निकल गया है, तो बना क्या, F-, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड हो गया, ये हमारा क्या, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या हमारा कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो देखो दोनों एक दूसरे से कितने से डिफर कर रहे हैं, केवल एक H+ से, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, पूछ लेता है कि पहचानो कौन से कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट एसिड कौन है, ये हमारा है, कॉन्जुगेट बेस कौन है, ये है। तो कॉन्जुगेट और एसिड और बेस में कितने का डिफरेंस होता है, केवल एक H+ का, केवल एक H+ का, ठीक है। देखो आगे दिया है C पॉइंट, स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड, कोई स्ट्रॉन्ग अगर ब्रोंस्टेड एसिड है तो उसके पास जो बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस, वो कैसा होगा, वीक होगा। या हम लोग उल्टा इसका बोल सकते हैं कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड बेस है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। जैसे HI देखो, HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इसका जो बेस होगा कॉन्जुगेट, देखो एसिड का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है, तो कैसा होगा, वीक होगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, देखो CH3COOH है, ठीक है, ये हमारा वीक एसिड है, ठीक है। अब इसका हम लोग बनाते हैं कॉन्जुगेट, देखो एसिड है तो इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, तो ये देखो निगेटिव चार्ज वाला हमारा कॉन्जुगेट बेस हो गया। और दोनों डिफर देखो कर रहे हैं कितने से, एक H+ से केवल, ठीक है। तो ये वीक एसिड है, तो जो बेस बनेगा उसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे दे देगा, बताओ कौन सा सही है। तो जो वीक होगा एसिड तो उसका जो बेस बनेगा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा, एसिड बनेगा, वो वीक होगा, ठीक है। लुईस एसिड हम लोग किसे बोलेंगे, या लुईस बेस किसे बोलते हैं, लुईस एसिड या लुईस बेस किसे हम लोग बोलेंगे। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, उसे बोलते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजिली एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हमारा
AlCl3 है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लुईस बेस। जैसे NH3 क्या है, एक लुईस बेस है। देखो यहाँ पे लिखा है कि जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, एसिड बोलते हैं, और जो डोनेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ओके, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या बोलते हैं, KW इज इक्वल टू, पढ़ लो, KW इज इक्वल टू होता है H+ और OH-, ठीक है। इसको याद कर लेना, ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सॉरी इसे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ही बोलते हैं, KW बोलते हैं। KW इज इक्वल टू होता है, और अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट होता तो, ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम लोग बोलते हैं KW बोलते हैं, इसी लिखते हैं H+ और OH-, ठीक। और इन दोनों में रिलेशन जो होता है H+ और OH- में, मैं बोलूँ तो दोनों बोल सकते हो इस तरह से होते हैं। H+ का जो कंसनट्रेशन होता है उतना ही कंसनट्रेशन OH- का होता है, ठीक है, और इक्वल टू होता है 10⁻⁷ होता है। और वो देखो यहाँ पे लिखा भी है, दोनों कंसनट्रेशन लिखा, बोला है कि अगर प्योर वाटर है तो दोनों का कंसनट्रेशन क्या होगा, इक्वल होता है, और कितना होता है, 10⁻⁷ होता है। और KW की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 10⁻⁴ होती है। ओके, बोल रहा है कि कोई एसिडिक सोल्यूशन अगर है तो उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन का या हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन वैसे ज़्यादा होगा। यदि न्यूट्रल है तो दोनों का सेम होगा, और बेसिक है तो हमारा OH ज़्यादा होगा, ठीक है। pH स्केल हम लोग पढ़ने वाले हैं। pH स्केल क्या होता है, देखो pH स्केल हम लोग निकालते हैं, मीन्स pH निकाल लेते हैं, किसी का POH निकाल लेते हैं, ठीक है। pH और POH हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला होता है pH + POH, इसको याद कर लेना। pKW इज इक्वल टू pH होता है प्लस POH होता है, और ये वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। किस टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे। ओके, इस वाले फार्मूले को याद किया रहना। pH, मान लो हमको pH पता होता है तो हम लोग POH निकाल लेते हैं, POH पता होता है तो pH निकाल लेते हैं यहाँ से घटा करके, ठीक है, या pKW कर लेते हैं। pKW का वैल्यू टोटल 14 होता है, ठीक है। देखो pH कैसे निकालते हैं, एक चीज़ और याद करो कि हाइड्रोनियम आयन को हम लोग लिख सकते हैं H+, हाइड्रोनियम आयन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H+ लिख सकते हैं, ठीक है। और फार्मूला जो हम लोग का pH निकालने का होता है, pH इक्वल टू होता है -log H+ या हाइड्रोनियम आयन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है यही चीज़, ठीक है। pH इक्वल टू होता है -log H+, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन, H+ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इसलिए लिखा है कि, या एक फार्मूला और होता है, मान लो तुमको pH निकालना है, ठीक है, और H+ पता है तो इस वाले फार्मूला लगाओगे, ठीक है। और तुमको pH पता है और ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 10⁻⁻ pH ले देंगे। कोई बोला कि किसी का pH है 5 और हमको H+ कंसनट्रेशन बताओ, तो मैं लिखूंगा H+ का कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁵, बस यही हमारा वैल्यू आ गया, आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट ऐसे बता सकते हो, ठीक। इसी तरीके से यदि हम लोग POH की बात करें तो pH की जब बात कर रहे थे हम लोग क्या बोलते थे, -log H+, ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन H3O+, तो POH की क्या होगा, POH इक्वल टू बस माइनस यहाँ पे OH कर दो, सेम ऐसे ही करना है जैसे हम लोग उसके लिए करते थे। और मैं बोलूँ कि तो बताओ अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन चाहिए तो कितना बताओगे, तो बोलोगे 10⁻⁻POH, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन है, ठीक है। ये सब फार्मूला था, याद कर लो, ये अभी जरूरी होगा, जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तब काम आएगा, ठीक है। देखो नोट में मैं कुछ लिखा हूँ पॉइंट, हम लोग जानते हैं बहुत पहले से, हर एक जगह काम आता है, जितना भी हम लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहीं भी पढ़ेंगे सब जगह काम आता है। एसिड बेस की अगर बात है तो यदि pH की वैल्यू कम हो रही है, मीन्स बोलते हैं ना pH की वैल्यू कम हो रहा है, pH कम है तो मीन्स एसिडिटी बढ़ता है, H+ की वैल्यू बढ़ती है। H+ बढ़ना मीन्स क्या है, एसिडिटी बढ़ना, एसिडिटी बढ़ रहा है, ठीक है, एसिडिटी बढ़ रहा है। और तो POH भी बढ़ता है, ठीक है, जबकि OH की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ पे मैं चीज़ें और कुछ बढ़ा दे रहा हूँ, देखो यदि pH की वैल्यू कम हो रहा है तो H+ की वैल्यू बढ़ रहा है, ये ठीक है, और Ka की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन pKa की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और देखो यहाँ पे POH का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, और OH की वैल्यू कम हो रही है, मीन्स Kb की वैल्यू कम हो रही है, pKb की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। इसको याद कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और H+ का बढ़ना मतलब क्या है, एसिडिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ये हर जगह काम आता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। साल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या पढ़ेंगे,
बोल रहा है कि साल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोग किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं उसका साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, डज नॉट अंडरगो साल्ट हाइड्रोलिसिस। इस लाइन को याद कर लेना, ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताओ एग्जाम्पल दे करके कि बताओ किसका साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस उनका साल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। द pH ऑफ CH3COONA, ठीक है, ये बताओ किसका साल्ट है, ये जो सोडियम एसीटेट है ये किसका साल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग बेस का। Na क्या है हमारा, Na सोचो Na कहाँ से आया होगा, किसी स्ट्रॉन्ग बेस से। Na कहाँ से आएगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ से आया है, तो ये जो हो गया साल्ट किसका, एक स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो जो स्ट्रॉन्ग जो एसिड होते थे या साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये साल्ट है एक स्ट्रॉन्ग बेस का, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ऐसे एग्जांपल पूछेगा बताओ इसका क्या हाइड्रोलिसिस होगा, नहीं होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, कैसे साल्ट हैं, ये जो साल्ट है एक स्ट्रॉन्ग एसिड का है, जो Cl आया है कहाँ से आया है, HCl से आया है, तो इसका भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो याद कर लेना इनका जो pH होता है, ये बेस है तो इसका pH क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, देखो लिखा है कि मोर देन 7, ओके। इसी तरीके से इसका pH कितना होगा, इसका pH 7 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एसिड था, 7 से कम होगा। तो फार्मूला जो आएगा pH इक्वल टू, मान लो कि बोल दिया फार्मूला pH ऑफ साल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, इंपॉर्टेंट है किसका pH निकालने के लिए, वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट का। कोई साल्ट होगा वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट का pH हम लोग किस फार्मूले से निकालते हैं, ये वाला फार्मूला, pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। देखो 2021 में आया था डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है, इस साल में सेलेक्ट भी नहीं हुआ था, ठीक है, और ये क्वेश्चन मुझे आ भी नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि ये वाला फार्मूला मेरे दिमाग में जा नहीं रहा था। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो, ठीक है। इसी से देखो ये हमारा क्या है, pKb की वैल्यू बोला है कितना है, इतना है, pKa की वैल्यू जो बोला है कितना है, इतना है, बोला है कि pKb ऑफ डाई मिथाइल एमाइन, एमाइन है लेकिन डाई मिथाइल एमाइन है। देखो एमाइन मीन्स NH हो गया और यहाँ से एक CH3 इधर से, तो डाई मिथाइल एमाइन, pKb ऑफ डाई मिथाइल एमाइन एंड pKb ऑफ डाई मिथाइल एमाइन एंड pK ऑफ एसिटिक एसिड, इतना दिया गया था, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द pH ऑफ द डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए बताओ एक करेक्ट pH की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, डाई मिथाइल अमोनियम एसीटेट, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनियम एसीटेट के लिए हमको pH बताना है, तो इस वाले फार्मूले से वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा। देखो pH इक्वल टू यहाँ पे 7 हो गया, हाफ pKa की वैल्यू दिया है कितना, यहाँ पे दिया 4.77 और इसमें से घटा दोगे तो इसको लगा देता हूँ मैं, देखो कैसे लगाओगे, यहाँ पे pH इक्वल टू लिखोगे 7, ठीक है, प्लस हाफ हो गया, इसका वैल्यू दिया 4.77 माइनस 3.27, इसको घटा दो तो घटाओगे कितना आएगा, देखो यहाँ पे 7 में से 7 गया तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा, ओके। 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, 1.5 है, और यहाँ पे 7 है प्लस, इसको काटोगे तो आ जाएगा कितना, 0.75, तो आ गया आंसर हमारा सी वाला। तो इससे लगाना था, ठीक है। अब बफर सोल्यूशन, ये जो टॉपिक्स है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। बफर सोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बताओ। तो बफर सोल्यूशन हमारा क्या होगा, बफर सोल्यूशन विच रजिस्ट चेंज इन pH। बफर सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो रजिस्ट करते हैं चेंज इन pH में। कब, या तो हम लोग कोई डाइल्यूशन करते हैं या कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालते हैं, ठीक है। बफर सोल्यूशन में, बफर सोल्यूशन एक कोई सोल्यूशन होता है जो अपने pH में जो चेंजिंग होती है उसका रजिस्ट प्रोवाइड करता है कि चेंज नहीं होने देता है। कब चेंज नहीं होने देगा, जब हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालें तो एक फार्मूला होता है हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन पूछते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हेंडरसन इक्वेशन वीक किसके लिए होता है, एसिडिक बफर के लिए होता है और बेसिक बफर के लिए होता है। हेंडरसन इक्वेशन किसके लिए होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर के लिए होता है। फार्मूला दोनों का लगभग सेम ही है, फार्मूला सेम ही है। देखो ये सब चीज़ें सेम रहेगी, डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, बाकी चीज़ें सब कुछ सेम है, ठीक है। देखो बोला जाता है कि हम लोग का बफर सोल्यूशन होता है, मेनली हम लोग दो टाइप का पढ़ते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में हमारा वीक एसिड होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, याद कर लेना। एसिडिक बफर में क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। बेसिक बफर में वीक बेस होना चाहिए, ठीक है। जो वीक वाला पार्ट है उसी के आधार पे नाम दिया गया है। तो बोला कि एसिडिक बफर जो होता है उसमें क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है जो कंटेन करता है वीक एसिड, और जो साल्ट होता है किसका होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का। याद किए रहना,
वीक एसिड होता है एसिडिक बफर में, और साल्ट किसका होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का। डायरेक्ट ऐसे एग्जांपल अभी देखोगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें पूछा रहता है कि बताओ इसमें से कौन सा है जो एसिडिक बफर नहीं है, या कौन सा एसिडिक बफर है, कौन सा बेसिक बफर है, कौन सा बेसिक बफर नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन तुमको मिल जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो बोला कि एसिडिक बफर ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग का एक एक्वस सोल्यूशन होता है वीक एसिड का, एंड साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट्स एज एसिडिक बफर। जैसे ये हमारा क्या है बताओ, ये वीक एसिड हो गया, और ये जो साल्ट है किसका, एक स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो ये हमारा कैसा हो गया, एक एसिडिक बफर हो गया, ठीक है। तो पीएच कैसे निकालते हैं या पीके कैसे निकालते हैं, कोई भी वैल्यू इसमें से कैसे निकाल सकते हैं, या इसका रेशियो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी पीएच इक्वल टू है, यहाँ पे भी पीओ एच है, ठीक है। ये बेसिक बफर है, तो एसिडिक बफर के लिए हम लोग पीएच निकालते हैं और बेसिक बफर के लिए पीओएच निकालते हैं। मान लो पीएच निकल गया और यहाँ से हमको पीओएच पूछा होता तो कैसे निकालते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू क्या, 14। इस वाले फार्मूले से निकाल लेना, पीएच निकाल लेना, फिर यहाँ से घटा देना तो पीओएच आ जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पे देखो पीओएच निकाल लेंगे, और जब पीएच निकालना मान लो यहाँ से निकालना रहेगा बेसिक बफर का, तो कैसे निकालेंगे, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14, ये वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। देखो बेसिक बफर बोला है क्या होता है, बेसिक बफर क्या होते हैं, एक एक्वस सोल्यूशन होगा किसका, वीक बेस का, देखो लिखा है एक वीक बेस होता है, एंड साल्ट किसका होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बेसिक बफर। जैसे देखो ये जो साल्ट है ये क्या हमारा एक साल्ट है किसका, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का है। देखो एस जो सीएल है कहाँ से आया होगा, एच सी एल से आया होगा ना, तो ये साल्ट किसका हो गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का हो गया, ठीक है। जबकि ये जो बेस है हमारा एक वीक बेस है, ये कैसा है, एक वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो फार्मूला में यहाँ पे लिखेंगे, देखो तो एसिड के लिए जो हम लोग निकलते हैं एसिडिक बफर के लिए, तो पीएच इक्वल टू लिखते हैं पी के ए, एसिडिक बफर था इसलिए पी के ए हो गया, और यहाँ पे नीचे एसिडिक था तो इसलिए एसिड लिखे, यहाँ पे साल्ट ही रहेगा। जैसे अब यहाँ पे बेसिक बफर है, बेसिक के लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पी ओ एच निकाल रहे हैं, और यहाँ पे बेस है तो इसलिए बी किए हैं, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, बेस लिखे हैं, ठीक है। ये सब फार्मूला सॉल्व करके आता है, लेकिन अब इतना हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, बस फार्मूला याद करो और क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे। एक होता है सोल्युबिलिटी को हम लोग एस शो करते हैं, और एक होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं के एस पी, ठीक है। ये दो पॉइंट याद कर लेना, अभी मैं लिख दूंगा कहीं पे, ठीक है। तो बोला कि पहले बताओ स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट किसे बोलते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट मीन्स जिसकी सोल्युबिलिटी बहुत कम हो, ऐसा साल्ट जो सोल्यूबल ही ना हो उसे बोलते हैं स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट। बोला कि साल्ट हैविंग सोल्युबिलिटी की वैल्यू, किसी की कोई ऐसा साल्ट जिसकी सोल्युबिलिटी की वैल्यू 0.1 से भी कम हो उसे हम लोग बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, मीन्स वो मतलब सोल्यूबल ही नहीं है, ठीक है। देखो याद कर लेना के एस पी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, सोल्युबिलिटी, इसको हम लोग सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सोल्युबिलिटी जिसकी अच्छी रहेगी वो उतना ही अच्छा सोल्यूबल होगा। सोल्युबिलिटी जो होती है जिसका जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा, ठीक है। और सोल्युबिलिटी एक तरह से मान सकते हो हम लोग क्या है, मोलैरिटी ही है। फार्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए सोल्युबिलिटी क्या हमारी मोलैरिटी ही होती है, ठीक है। देखो अगर कभी भी सोल्युबिलिटी निकालने के लिए बोल दिया और तुमको नंबर ऑफ मोल दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, तो जान जाना वो क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, इसको दिमाग में रखे रहना, ठीक है। तो बोल रहा है कि मान लो कोई स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है, ठीक है, जो क्या है स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट है, और फार्मूला साल्ट का फार्मूला क्या है, mx और xy है, और मोलर सोल्युबिलिटी क्या है, यस है। तो बताओ KSP क्या होगा। तो हम लोग कैसे बताते हैं, याद कर लेना, अगर mx yx टाइप का कोई भी है कंपाउंड, ठीक है, तो कभी भी KSP अगर निकालना होता है तो हम लोग बोलते हैं KSP इक्वल टू x का x प्लस x का x और मल्टीप्लाई y का y, और यस के ऊपर x प्लस वाई कर देना, ठीक है। बस इतना करना, ये फार्मूला होता है, ठीक है, सोल्युबिलिटी KSP निकालने के लिए। मान लो KSP तुमको दिया है, सोल्युबिलिटी निकालना हो तब भी यही फार्मूला निकाल के हम लोग निकालेंगे। मान लो सब कुछ दे दिया, बोला KSP इतनी है, उसकी सोल्युबिलिटी बताओ इस वाले फार्मूले की, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से रख के निकालेंगे, ठीक है। बोला कि जो सोल्युबिलिटी होती है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो हमारा सोल्युबिलिटी होता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है। प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, देखो कॉमन आयन बढ़ने से सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, याद कर लेना। कॉमन आयन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्युबिलिटी, ठीक है। और नेचर ऑफ सोल्यूट कैसा है नेचर, उस पर डिपेंड करता है,
ठीक है। सोल्युबिलिटी डिपेंड नहीं करता किस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता सोल्युबिलिटी। क्वेश्चन जैसे देखो पूछ रहा है कि ये बताओ इसकी फॉलोइंग रिएक्शन दिया गया है, द KSP ऑफ AgCO कितना होगा, इसकी बोला कि KSP कितना होगा, ठीक है, KSP हमसे पूछ रहा है। तो देखो अभी मैं बताया था KSP निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, KSP निकालने के लिए सबसे पहले बोलेंगे कि ये बताओ इस वाले रिएक्शन में कुछ मिसिंग है, ठीक है, इसमें सोल्युबिलिटी नहीं दिया है, ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में सोल्युबिलिटी दिया नहीं, ये शायद आधा क्वेश्चन आ पाया, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आया नहीं जब मैं प्रिंट किया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया। चलो अभी जब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे मैं बता दूंगा कैसे निकालना होता है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे करोगे। देखो ये क्वेश्चन तो गायब हो गया, इसको चलो क्वेश्चन मैं करवाऊँगा इसका, ये क्वेश्चन था वहाँ से मैं प्रिंट पिक किया लेकिन पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाया, ठीक है, तो इसको क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा। देखो कुछ एग्जाम्पल रहेगा, जैसे बोलेगा कि बताओ कोई कंपाउंड है, कंपाउंड ऐसे बोलेगा, मान लो CaCl2 है, ठीक है, CaCl2 में तो डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, तो बताओ इसका KSP क्या होगा, KSP। तो ये बताओ किस टाइप का है, ये साल्ट किस टाइप का है, XY2 टाइप का है ना, देखो XY2 टाइप का। तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़ के आए थे, X का X इंटू Y का Y, ठीक है, और यहाँ पे S लिखते थे और X प्लस Y करते थे, ठीक है, X प्लस Y। तो देखो ये किस टाइप का है, ये XY2 टाइप का है। अब देखो X का X कितना है, यहाँ पे X का, इसको मैं ऐसे लिखता था, X का X और Y का Y था। देखो फार्मूला हमारा क्या था यहाँ पे, MX टाइप का, सॉरी MX और XY था। इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, मैं M कह लेता हूँ, A और B लेता हूँ, A और B, A का X और यहाँ पे B का Y, ठीक है, A का X और B का Y है। तो इस टाइप का कुछ है। तो देखो A हो गया हमारा कैल्शियम, A हो गया, और क्लोरीन का हो गया हमारा B हो गया। Ca पे यहाँ पे कुछ नहीं 1 है, तो हमारा X का वैल्यू 1 हो गया और Y का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। तो देखो X की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मैं लिखूँगा 1 पे 1, 2 पे, Y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 पे 2, और S का वैल्यू S ही लिख दो, और X प्लस Y, S का वैल्यू 1 है और Y का वैल्यू कितना है 2 है। तो देखो कितना आ गया 4, 2 का 2 कितना होगा 4 हो गया, S क्यूब हो गया, ठीक है। तो इस तरह से KSP आ गया, ठीक है। तुमसे S पूछेगा तो S बता ले जाओगे इजिली, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसको तुम लोग पहले बताना फिर मैं बताऊँगा। इसका बताओ इस तरह से आता, मान लो A3 B3 और Z3 इस तरीके से होता तो क्या करते, ठीक है। इस तरीके से होता तो सोचो, यहाँ पे 3 मैं तो 2 ही लिखे बताया, लेकिन यहाँ पे 3 होता तो क्या करते। तो सोचो ये मान लो X था, ऐसे मान लो AX है, B Y है, और इसको मैं Z ना लिखे C लिख देता हूँ, रुको 1 मिनट, यहाँ पे C में कर दूँ, यहाँ पे मान लो C भी 3 था, तो यहाँ पे C3 है, मान लो इसको तुम करते कि C है, ये Z है, ठीक है। तो फार्मूले में भी हम लोग क्या कर रहे थे, X का X कर रहे थे, Y का Y कर रहे थे, और ठीक है इतना करके S करके मैं X प्लस Y कर देता था, ठीक है। यदि 2 लोग इतना होते तो, लेकिन यहाँ पे 3 लोग हैं तो क्या करूँगा, X का X, Y का Y, Z का Z कर दूंगा, और S पे X प्लस Y प्लस Z कर दूंगा, ठीक है। बस सबको लिख दो, कितना 3 पे 3, यहाँ पे भी 3 पे 3, 3 पे 3 हो गया, और S 3 3 6 3 3 6 6 3 9 हो गया। बस ये हमारा आंसर होगा, इसको सॉल्व कर लोगे पूरा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करना है, देखो इसके क्वेश्चन करोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी देखे खत्म करना, कुछ था नहीं ज़्यादा इसलिए मैं कुछ बताया नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तब मज़ा आएगा। इसका क्वेश्चन का वीडियो अच्छे से देख लेना, वहाँ पर ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन इस बार आना मतलब एकदम है, निश्चित है कि क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। और बहुत ही इजी आएगा क्वेश्चन, और पूरा ट्रिक से इसको अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे। तो इसका वीडियो आंसर वाला जो क्वेश्चन का मैं कराऊंगा उसको एक बार देख लेना, और उसको अच्छे से रिवाइज करना। 40-50 क्वेश्चन हैं सब, ठीक है। और क्वेश्चन मैं सब कराऊंगा नहीं, कुछ करा के 2-3 टाइप का क्वेश्चन जो कराऊंगा मैं, फिर उसी टाइप का और क्वेश्चन था वो तुम लोग होमवर्क में रहेगा, उसको खुद कर लेना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।